पूरे टेबल पर तरह-तरह की बहुत सारे हज़ारों फूल रखे हुए थे और ये सारे ही फूल निसी के फ़ेवरेट थे। इस मोमेंट पर भी वर्चस्व निसी के चेहरे को ही देख रहा था, जो कि पहले की तरह ही थी। अब वर्चस्व कुछ पल निसी को देखता रहता है, फिर वह निसी को अपनी बाहों में उठा लेता है और थोड़ा साइड में जाता है, जहाँ से सनसेट पॉइंट साफ दिखाई दे रहा था। हालाँकि अब सूरज लगभग पूरा डूब ही चुका था, क्योंकि अब हर जगह अंधेरे ने अपनी जगह बना ली थी और जैसे ही थोड़ा और अंधेरा हुआ, उस अंधेरे में लैंप बलून उड़ने लगे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था तारे ज़मीन पर उतर आए हैं। जैसे-जैसे इन लैंप बैलून की रोशनी कम होने लगी, तभी वो आसपास में एक बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके के होते ही पूरे आसमान में रोशनी बिखर गई और जब वो रोशनी कुछ कम हुई, आसमान में बड़े-बड़े अक्षरों में एक शब्द लिखा गया, सॉरी। इस वर्ड के लिखते ही निसी की नज़र अब उस पर ही टिकी हुई थी और वर्चस्व की नज़र निसी पर। निसी की नज़र उस सॉरी वर्ड पर ज़रूर टिकी हुई थी, लेकिन वो अब भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो अभी भी बेजान सी थी। अब की भी वर्चस्व कुछ पल बेजान सी रही, निसी को देखता ही रहा। फिर अचानक ही उसने अपनी बाहों में ली हुई निसी को अपनी गोद से नीचे उतार कर खुद के सामने खड़ा कर दिया। निसी चुपचाप जिंदा लाश की तरह खड़ी रहती है। वही वर्चस्व निसी की कमर में हाथ डालता है, उसे थोड़ा खुद के करीब करता है, फिर उसकी आँखों में देखता है और निसी की आँखों में देखते-देखते ही वर्चस्व एक धीमी आवाज़ में बोला, "सो सॉरी।" ये सब बोलते ही वर्चस्व अपनी नज़रें झुका लेता है, साथ ही बोलता जाता है, "सॉरी, सॉरी, सॉरी, सॉरी जो तुम्हारे साथ किया। मैं उन सब के लिए तुमसे माफ़ी माँग रहा हूँ। निसी जानता हूँ बहुत गलत की है मैंने, हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ये भी जानता हूँ मेरे सॉरी बोलने से वो सब ठीक नहीं होगा। जो तुम्हें दर्द दिया है वो मैं वापस नहीं छीन सकता। फिर भी सॉरी, सॉरी।" वर्चस्व यहाँ निसी को सॉरी बोलना जारी रखता है। वहीं वर्चस्व के पीछे वंश, मिस्टी, मयंक आकर खड़े हो जाते हैं। उन तीनों के हाथ में एक-एक कार्ड था, जिनमें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सॉरी बेबी, सॉरी निसी, सॉरी वाइफी। और ये कार्ड सामने रखते हुए वो तीनों एक साथ बोले, प्लीज़ भाभी, अब भाई को माफ़ कर दो और ये खामोशी छोड़ो। भाई से बात कर लो। वर्चस्व ने निसी को सॉरी बोला। उसके साथ ही वंश, मिस्टी और मयंक भी थे। चारों की ये कोशिश खामोश निसी कुछ बोले और इनकी ये कोशिश रंग भी लाती है। चुपचाप रही निसी बोल उठती है, लेकिन उसने जो बोला वो सुन वर्चस्व ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, मगर वंश, मिस्टी, मयंक बहुत शॉक हो जाते हैं। निसी जब वर्चस्व के करीब खड़ी थी, वो थोड़ा वर्चस्व से पीछे हुई और वर्चस्व की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वर्चस्व निसी की यही बात सुन वंश, मिस्टी, मयंक शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले वर्चस्व ने जो भी कुछ निसी के लिए किया था, उन सब में इन तीनों ने वर्चस्व का पूरा साथ दिया था और तीनों ने ही ये उम्मीद लगा रखी थी कि अब निसी ठीक हो जाएगी। पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि निसी बोलेगी तो वर्चस्व से दूर जाने की बात ही बोलेगी। निसी ने वर्चस्व से दूर जाने की बात बोली तो वर्चस्व ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया। मगर वंश कुछ कहने को होता है, पर वर्चस्व उसे चुप करा देता है। कुछ पल के लिए यहाँ शांति सी छा जाती है। फिर वर्चस्व निसी के करीब गया। उसने निसी का हाथ पकड़ा, उसके चेहरे की तरफ देखा, जो कि नज़रें नीचे किए हुए खड़ी थी, मानो वो वर्चस्व का चेहरा नहीं देखना चाहती। कुछ पल वर्चस्व निसी के चेहरे को देखता रहा, फिर वो अचानक ही बोला, मेरे और नेत्रा के बीच कुछ भी नहीं है। निसी वर्चस्व ने जैसे ही ये बात कही, निसी जो नज़रें झुकाकर खड़ी थी, वो वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखने लगी। हालांकि अभी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वही वर्चस्व आगे बोला, जानता हूँ तुम मुझे और नेत्रा को लेकर क्या सोचती हो, पर वो सब झूठ है निसी। नेत्रा मेरी एक दोस्त के सिवा कुछ भी नहीं थी और जो तुमने 2 साल पहले देखा था, वो भी सब झूठ था। नेत्रा ने मुझे और उसको लेकर जो भी तुम्हें दिखाया था, वो सब सच नहीं था। वो नेत्रा की चाल थी। उसने वो सब कुछ फेक क्रिएट किया था। वर्चस्व यूं ही बोलता गया, पर उसने निसी को सब कुछ बता दिया जो भी नेत्रा ने उन दोनों के साथ किया था। वो फेक फोटोज, वीडियोज, झूठी बातें सारी उसके कारनामे, और उसने निसी को सब कुछ बता दिया जो भी नेत्रा ने उन दोनों के साथ किया था। वो फेक फोटो, वीडियो, झूठी बातें सारी उनके कारनामे, सब वर्चस्व निसी को नेत्रा का सारा सच बताकर चुप हो। वही वर्चस्व की बात सुन अब निसी के भाव रहे चेहरे के भाव ऐसे थे, मानो वो हैरान हो या फिर उसे वर्चस्व की बात पर विश्वास ना हो रहा हो। निसी 2 साल से यही सोचकर बैठी थी कि वर्चस्व नेत्रा के बीच कोई गलत रिलेशन है। इसमें निसी की कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि उसे यही दिखाया गया था।
पर अभी वर्चस्व ने जो उसे सच बताया, उससे निसी को साफ पता चल रहा था कि शायद वो अभी तक गलतफ़हमी में थी, इसीलिए निसी की ऐसी हालत होना लाज़मी थी। निसी हैरान थी, तो वही वर्चस्व अब निसी के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। वर्चस्व के साथ वंश, मिष्टी और मयंक भी निसी के बोलने का वेट कर रहे थे। वो तीनों तो एक आस से निसी को देख रहे थे कि अब निसी शायद कुछ अच्छा बोले, मतलब वो वर्चस्व से दूर जाने की बात ना बोले। लेकिन निसी जब मुँह खोली तो उसने एक बार फिर सबको बड़ा झटका दे दिया। निसी ने एक बार फिर वर्चस्व की आंखों में देखा और बोली, मुझे तुमसे दूर जाना है। वर्चस्व सब सच बता चुका था, फिर भी निसी अब भी वर्चस्व से दूर जाने की ही बात बोलती है। इसीलिए वंश मिस्टी मयंक को झटका लगता है, पर वर्चस्व उसने निसी की इस बात पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसने जो निसी का हाथ पकड़ा हुआ था उसे छोड़ देता है और निसी से थोड़ा पीछे हट जाता है, मानो वर्चस्व ने निसी की बात मान ली हो कि वो उससे दूर चली जाए। वर्चस्व ने निसी का हाथ छोड़ा, उससे पीछे हटा, तो निसी भी उससे पीछे हट गई और निसी पीछे हटी तो वो रुकी नहीं। वो उल्टे पैर पीछे जाती ही गई। ऐसा करते हुए निसी की नज़र वर्चस्व की आँखों पर थी। वहीं वर्चस्व भी निसी की आँखों में देख रहा था, लेकिन दोनों को ही आँखों में कुछ नहीं था, भाव रहित थी। दोनों की आँखें जैसे अब दोनों ही एक-दूसरे से कुछ चाहते ही ना हो। पीछे चलते-चलते अब निसी कुछ दूर पहुँच जाती है, तो वो पीछे पलट जाती है और वर्चस्व की तरफ एक बार भी देखे बिना ही यहाँ से जाने लगती है। निसी ने वर्चस्व की तरफ नहीं देखा, मगर वर्चस्व की नज़र अभी भी निसी पर ही टिकी हुई थी। जो कि अब उससे दूर जा रही थी। वही वंश, मिष्टी, मयंक जो भी हो रहा था, उससे अब उनके होश उड़े हुए थे। लेकिन अगले ही पल तीनों के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ जाते हैं। वंश ने वर्चस्व से कहा, निसी, भाई निसी जा रही है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? वंश की बात पूरी होने से पहले ही वर्चस्व ने वंश को अपना हाथ दिखा दिया, जो देख वंश बोलते-बोलते ही चुप हो गया। यहाँ वर्चस्व खामोश और जो वंश बोल रहा था, उसने उसको भी खामोश कर दिया। ये सब देख अब मिष्टी यहाँ से भागती है और इसी के पीछे जाती है। निसी काफ़ी पहले यहाँ से जा चुकी थी। इसीलिए जब तक मिष्टी उसके पास पहुँची, निसी मेन रोड पर पहुँच जाती है और वो एक टैक्सी में बैठ जाती है, जो कि यहाँ से निकल रही थी। पर टैक्सी यहाँ से निकलती तभी मिष्टी उसके पास पहुँच जाती है और वो उसमें बैठी निसी से बोली, "निसी, तुम ये क्या कर रही हो? माना भाई ने गलत की है। मैं ये नहीं कहती कि वो सही है, वो गलत है, वो बहुत गलत है। पर ऐसे मत जाओ मिष्टी।" ये सब बातें बोल ही रही थी कि तभी बीच में ही निसी बोली, "मिष्टी प्लीज़।" निसी ने बस इतना ही कहा। लेकिन शायद उसका इतना बोलना ही मिष्टी को समझा दिया कि अब वो नहीं रुकेगी। मिष्टी खामोश हो जाती है। वहीं निसी टैक्सी ड्राइवर को यहाँ से चलने को बोल देती है। टैक्सी यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ निसी भी चली जाती है। मिष्टी हताश सी खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर में मिष्टी यहाँ यूँ ही खड़ी रहती है। फिर वो वापस यहाँ से जाने लगती है जहाँ वर्चस्व, वंश, मयंक थे। पर मिष्टी कुछ दूर ही चली थी कि अचानक ही कोई शख्स पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। किसी के अचानक आने से मिष्टी डर जाती है। वो चिल्लाने को होती है, तभी वो शख्स मिष्टी के मुँह को अपने हाथों से ज़ोर से दबाकर बंद कर देता है। मिष्टी की आवाज़ उसके मुँह के अंदर ही दबकर रह जाती है। वहीं वो शख्स अब मिष्टी को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। मिष्टी छटपटा कर रह जाती है। वो शख्स मिष्टी को ले जाकर एक कार में पटक देता है, फिर खुद मिष्टी के ऊपर आ जाता है। मिष्टी बहुत हैरान थी, जैसे उसके साथ ये सब क्या हो रहा हो। वो कुछ बोलने को होती है, लेकिन इस बार भी मिष्टी के मुँह से एक भी शब्द निकलता। तभी वह शख्स अपने होंठ मिष्टी के होठों पर रख देता है और मिष्टी के होठों को काफ़ी वायरली तरीके से चूमने लगता है। मिष्टी तड़प उठती है, उस शख्स को मारने लगती है। उस शख्स मिष्टी पर हावी होने लगता है। उसने अपना एक हाथ मिष्टी की टॉप के अंदर डाला, उसके पेट को एक एहसास के साथ छूने लगता है। मिष्टी सिहर से उठती है, फिर वो एकदम से खामोश हो जाती है। वो शख्स मिष्टी पर हावी होता रहता है। उसने करीब 10 मिनट बाद मिष्टी को तो नहीं, पर उसके होठों को छोड़ दिया। जब उसने मिष्टी को छोड़ा तो वो मिष्टी के चेहरे को काफ़ी प्यार से देखने लगा, मानो उसकी दुनिया बसती है मिष्टी में। वही मिष्टी उस शख्स को गुस्से से देख रही थी। फिर उसने एक जोर का मुक्का उस शख्स की चेस्ट पर मारा और चिल्लाती हुई बोली, एकांश, ये सब क्या है? एकांश रघुवंशी, एक बिजनेसमैन, देखने में काफी हॉट और हैंडसम, काम और मिष्टी, बस यही वो दो है जिससे उसे बेहद प्यार करती है। आगे मिष्टी ने एकांश पर गुस्सा दिखाया तो एकांश ने अपनी आंखें चढ़ाकर बोला, जान, तुम इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? गुस्सा तो मुझे दिखाना चाहिए। तुम यहाँ मुंबई वापस आ गई और मुझसे मिलना तो दूर, तुमने मुझे बताया भी नहीं। एकांश ने जैसे ये बात बोली, मिष्टी अपना थूक खटक लेती है। एकांश मिष्टी को प्यार बहुत करता है, लेकिन उतना गुस्सा भी करता है, जिससे मिष्टी बहुत डरती है, पर प्यार भी है, इसीलिए उसके गुस्से को झेलती रहती है। मिष्टी एकांश से डर गई तो उसने एकांश को हक कर लिया और उसकी चेस्ट पर अपना चेहरा छिपाते हुए धीमी आवाज में बोली, एकांश सॉरी, ओ मैं भूल गई थी। मिष्टी ने बस इतना ही कहा कि एकांश
कसकर मिष्टी के बालों को पकड़ लेता है, मानो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मिष्टी उसे भूल गई, जो कि मिष्टी ने भी महसूस किया। इसीलिए वो आगे बात बदलते हुए बोली, एकांश, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं तुम्हें भूली नहीं थी। वो घर में सबसे मिली, फिर किसी ने मुझे अकेला ही नहीं छोड़ा, इसीलिए तो तुम्हें बताना भूल गई। अब प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ भाई के साथ घूमने आई थी। वो मेरा वेट कर रहे होंगे। जैसे ही मिष्टी ने ये बात बोली, विवेकांश ने मिष्टी का चेहरा ऊपर किया और उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, जान, इतना झूठ क्यों बोल रही हो? तुम अपने भाई के साथ घूमने आए हो, उस भाई के साथ जो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। एकांश की ये बात सुन मिष्टी ने फिर से अपना थूक खटक लिया। वो डर जाती है। मिष्टी को यूं डरता देख एकांश ने एक गहरी सांस ली, फिर वो मिष्टी के ऊपर से उठा, उसने अपनी गोद में बिठाया और उसके बालों को संवारते हुए प्यार से बोला, जान, एक प्यार से किस कर दो, फिर जाने दूंगा। एकांश ने प्यार से बोला तो मिष्टी के चेहरे पर राहत भरे भाव आ गए और अगले ही पल वो एकांश की बात मान उसके होठों को किस करने लगती है। मिष्टी एकांश के होठों को नॉर्मल किस कर रही थी, लेकिन एकांश उसने मिष्टी के बालों को अपनी मुट्ठी में बीच उसके चेहरे को अपने चेहरे की तरफ प्रेस किया और उसके होठों को पेशेंटली चूमने लगा। अब उसने मिष्टी को तब छोड़ा जब मिष्टी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब एकांश मिष्टी को पूरी पूरी तरह छोड़ देता है, मतलब उसे यहाँ से जाने को बोल देता है। मिष्टी चुपचाप जाने लगती है। तभी पीछे से एकांश ने उससे सवाल किया, जान, कब मिल रही हो तुम मुझसे? मिष्टी ने धीरे से जवाब दिया, कल। फिर वो यहाँ से भाग गई, मानो कहीं एकांश उसे फिर से ना पकड़ ले। मिष्टी को भागता देख एकांश मुस्कुरा देता है, मेरी जान भी ना गलती करती है, फिर डरती भी है। कुछ घंटों बाद वर्चस्व को छोड़कर आई हुई निशी कहीं और नहीं गई थी, बल्कि अपनी माँ के घर आई थी। वो अभी नीचे फर्श पर एक कोने में दबक कर बैठी हुई थी। उसके हाथ में उसकी माँ की तस्वीर थी, जिसे वो अपने सीने से लगाई हुई थी। ऐसा लग रहा था वो आज फिर अपनी माँ को याद कर रही हो, पर शायद ऐसा नहीं था। उसके हाथ में उसकी माँ की तस्वीर तो थी, लेकिन उसके दिमाग में वर्चस्व की बातें गूंज रही थी। वर्चस्व ने उसे उसका और नेत्रा का सच बता दिया था। उन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं था। फिर नेत्रा ने जो कुछ किया उसका सच निशी के दिमाग में बार बार यही बातें चल रही थी। साथ ही उसकी नज़रों के सामने वो सब घूमता रहता है जो वर्चस्व ने उसके साथ किया। वो मारना, ज़बरदस्ती करना, उसका हाथ तोड़ना, उसको दर्द देकर बस उस पर अपना गुस्सा उतारना, जानवर की तरह बिहेव करना, ये सब याद कर निशी अपनी आंखों को भींच लेती है। निशी इस वक्त एक जंग में उलझी हुई थी। एक तरफ वर्चस्व नेता का सच और एक तरफ वर्चस्व ने उसके साथ जो किया, वो सब निशी चाहकर भी कुछ भुला नहीं पा रही थी। ना समझ पा रही थी क्या सही है क्या गलत है। वर्चस्व का विला, वर्चस्व वंश मिष्टी मयंक सभी विला आते हैं। वंश मिष्टी मयंक निशी का वर्चस्व को छोड़कर जाने की वजह से उन तीनों के चेहरे का रंग अभी भी उड़े हुए थे। वही वर्चस्व के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो विला के अंदर आते ही बिना किसी से कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है, फिर वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे भीगते हुए खड़ा हो जाता है। बाहर से वर्चस्व शांत नजर आ रहा था, लेकिन अंदर उसके एक सैलाब उठा हुआ था। उसके जहन में बस निसी का चेहरा घूम रहा था और उसकी बात, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, वर्चस्व, मुझे तुमसे दूर जाना है। वर्चस्व वर्चस्व के आसपास ये बात गूंजने लगती है। वो ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसी के चलते उसे गुस्सा आने लगता है और अचानक ही वो सामने मिरर पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। मिरर तो टूट जाता है, लेकिन उसे वर्चस्व के हाथ पर भी जोर से लगती है। उसके हाथ से खून बहने लगता है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में अभी निसी और उसकी दूर जाने वाली बातें ही चल रही थी, जो बस बार बार वर्चस्व को बेचैन कर रही थी। वर्चस्व को छोड़कर आई हुई निसी के दिमाग में कल तो वर्चस्व चल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान थी, रोई भी थी और रात भर सोई भी रही थी। लेकिन आज उसने खुद को संभाल लिया था। वो अपनी माँ के घर अकेली थी, पर यहाँ उसे एक सुकून महसूस हो रहा था, जिसकी शायद उसे इस समय बहुत ज़रूरत थी। वर्चस्व का विला, वंश मिष्टी दोनों भाई-बहन में खड़े, उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी भरे भाव थे और उनकी नज़रें किसी को ढूँढ रही थी। वंश ने मिष्टी से कहा, मिष्टी, तुमने भाई को कहीं देखा क्या? वंश के इस सवाल पर मिष्टी ने कहा, नहीं, मैं भी तो उन्हें ही ढूँढ रही हूँ। मिष्टी का ये जवाब सुन अब वंश खुद में बोला, पता नहीं भाई कहाँ चले गए। वो तो ठीक होंगे ना? वंश ने ये बात अपने मन में कही, तभी उसे एक नौकर नज़र आया, जिससे उसने वही सवाल किया कि उसने वर्चस्व को कहीं देखा क्या, जिस पर नौकर ने जवाब दिया, वर्चस्व सर तो ऑफिस चले गए हैं। नौकर का ये जवाब सुन वंश के चेहरे पर थोड़े सवाल भरे भाव आ गए, क्योंकि अभी ऑफिस का टाइम नहीं हुआ था, मतलब वर्चस्व जल्दी चला गया है। तभी वो कहीं नजर नहीं आ रहा था और उसे न देख वंश मिष्टी दोनों ही परेशान हो चुके थे। लेकिन अब दोनों को ही पता चल चुका था वर्चस्व कहाँ है, तो दोनों ने राहत की सांस ली। इसके बाद वंश भी ऑफिस के लिए निकल गया और उसके जाते ही मिष्टी भी यहाँ से निकल जाती है। पर उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वो कोई चोरी करने जा रही हो। कुछ समय बाद वंश ट्रैफिक पर खड़ा था। वो तो अभी भी अपने भाई मतलब वर्चस्व की फिक्र में था। तभी उसकी कार के बाजू में एक दूसरी कार आकर खड़ी।
बड़ी तेजी से खड़ी हुई। वंश का ध्यान उस तरफ गया और अचानक ही वंश की आंखों में चमक आ गई। वो शायद उस कार में बैठे उस शख्स को आवाज लगाने को होता है, पर तभी ट्रैफिक सिग्नल की लाइट ग्रीन हो जाती है। वो कार आगे बढ़ जाती है और यहाँ से जाने लगती है। जब ये वंश ने देखा तो वो भी उस कार के पीछे गया। पहले वंश नॉर्मल कार चला रहा था, पर अचानक ही वो काफी तेजी से कार चलाने लगता है, क्योंकि वो जिस कार का पीछा कर रहा था वो भी काफी तेज चल रही थी, मानो वो वंश से भागने की कोशिश कर रही हो। पर एक से तो दूसरा सवा से यहाँ ऐसा मामला चालू हो जाता है। वो कार जितनी तेज भाग रही थी, वंश उतना तेजी से उस तक पहुंचने पर अड़ा हुआ था। एक मोमेंट ऐसा आया कि दोनों कार एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, पर ऐसा होने पर भी ना वंश को फर्क पड़ता है ना उस कार में बैठे शख्स को। वो तो अब वंश को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। फिर वो फिर से भागने लगती है। वंश फिर से तेजी से उसके पीछे गया। ये बचने और पीछा करने का सिलसिला दोनों को काफी दूर ले जाता है और ऐसी सड़कें पर ले जाता है जहाँ ना के बराबर गाड़ियाँ चल रही थी। खाली सड़क, पार्क और कार में बैठी शख्स अपनी कार को तो हवाओं में उड़ाने लगती है। मतलब इतनी तेज़ कार चलाने लगती है, ऐसा लग रहा था कार नहीं चला रही हो, कोई हवाई जहाज़ चला रही हो। पर उसकी तेज़ स्पीड को भी वंश बराबर टक्कर देता है। वो उससे दोगुनी तेज़ी से कार चलाता है और उस कार को ओवरटेक करते हुए उस कार के सामने अपनी कार खड़ी कर देता है। वंश ने ये इतनी तेज़ी से किया कि वो दूसरी कार संभल नहीं पाती और आकर वंश की कार से टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि वंश की कार पूरी तरह से हिल जाती है। फिर एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। वो कार में बैठी शख्स बहुत हैरान थी, वही वंश भी थोड़ा हैरान था, लेकिन अगले पल वो सेंस में आ जाता है और सेंस में आते ही वो अपनी कार से उतरा और उस दूसरी कार में बैठे शख्स की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। वही उस शख्स ने देखा कि वंश उसकी ओर आ रहा है तो उसकी हैरानी चेहरे पर थोड़ी परेशानी भरे भाव आ जाते हैं। उसने फिर से कार चालू करने की कोशिश की, पर कार टक्कर की वजह से खराब हो चुकी थी, इसीलिए चलती ही नहीं है। कार नहीं चली तो वो शख्स कार से उतरी और भागने लगी। ये वंश ने देखा तो वो भी उसके पीछे भागा। दोनों के बीच फिर से पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। रघुवंशी मेंशन, इस मेंशन के बाहर मिष्टी खड़ी थी। उसने एक नज़र पूरे मेंशन को देखा, फिर मेंशन के अंदर चली गई। जब मिष्टी मेंशन के अंदर गई तो 5 से 6 लोग उसकी खातिरदारी में खड़े हो गए। वो मिष्टी के स्वागत में ऐसे खड़े हो गए जैसे मिष्टी कोई राजकुमारी हो, लेकिन मिष्टी ने उनसे कोई खातिरदारी नहीं करवाई। बस एक आदमी से पूछा, एकांश कहाँ है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैम सर अपने रूम में है। आदमी की ये बात सुन मिष्टी धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। आगे उसने किसी से कोई सवाल नहीं किया और अपने कदम वहीं सामने बनी सीढ़ियों की ओर बढ़ा देती है, जो कि ऊपर जाने के लिए थी। मिष्टी ऊपर एक रूम में आती है जो कि एकांश का था, इसलिए रूम में आते मिष्टी की नज़रों ने उसे ही ढूंढा, पर उसे रूम में एकांश कहीं नजर नहीं आया। एकांश को न देख मिष्टी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए और वो खुद में बुदबुदाती है, सर्वेंट ने कहा था एकांश अपने रूम में है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। मिष्टी ने जैसे ही बात कही तभी एक भारी सी आवाज़ आई, धीरज वहाँ टेबल पर मेरा टॉवल रखा है, मुझे ला कर दो। ये आवाज़ सुनकर मिष्टी ने उस ओर देखा। वो आवाज़ वॉशरूम से आई थी। जो देख मिष्टी खुद में बोली, ये आवाज़ तो एकांश की है, लगता है एकांश वॉशरूम में है। मिष्टी अपने में ही लगी थी, तभी वॉशरूम में रहे एकांश ने इस बार चिल्लाती हुई आवाज़ में कहा, धीरज तुमने सुना नहीं, मुझे टॉवल उठा कर दो। एकांश की चिल्लाती हुई आवाज़ सुन मिष्टी थोड़ी सी चौंक जाती है और रूम में तो कोई धीरज था नहीं सिवाय मिष्टी के, इसीलिए मिष्टी ही टेबल पर रखा टॉवल उठाती है और एकांश को देने के लिए जाकर वॉशरूम के डोर के पास खड़ी हो जाती है। फिर डोर पर नॉक नॉक करती है, क्योंकि डोर बंद था। थोड़ी देर में डोर खुला, पर पूरा नहीं, बस थोड़ा सा। उसी के साथ ही साइड से एक हाथ बाहर निकला जो कि एकांश का था। मिष्टी उसके हाथ पर टॉवल पकड़ा देती है। एकांश को टॉवल देते ही मिष्टी यहाँ से जाने लगती है, पर जैसे ही उसने यहाँ से जाने के लिए अपना कदम उठाया उसे एक खिंचाव सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया। इसी खिंचाव के चलते मिष्टी पीछे मुड़ती है ये देखने के लिए वो कहाँ अटक गई, पर मिष्टी पीछे मुड़ी तो उसका पैर ही मुड़ गया, जिसके चलते वो गिरने लगती है। गिरने से बचने के लिए उसने वॉशरूम के डोर पर अपने हाथ रख दिए, लेकिन डोर खुला था, इसलिए मिष्टी के हाथ रखते ही वो पूरी तरह खुलने लगा और जैसे जैसे डोर खुलता गया मिष्टी उसी तरफ फिसलती गई। फिसलते फिसलते मिष्टी वॉशरूम के अंदर ही पहुंच जाती है, जहां सामने एकांश खड़ा था और मिष्टी उसी से टकरा जाती है। मिष्टी एकांश से अचानक टकराई थी, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाता और वो नीचे फर्श पर गिर जाता है। उसी के साथ ही मिष्टी भी गिर जाती है। एकांश नीचे और मिष्टी उसके ऊपर, जिसका चेहरा अभी फ़िलहाल एकांश की चेस्ट पर छिपा हुआ था। जो हुआ वो काफ़ी अचानक हुआ था, इसलिए दोनों हैरान थे। फिर मिष्टी हड़बड़ाकर एकांश के ऊपर से उठती है, एकांश सॉरी। मैं फिसल कर अचानक ही मिष्टी की आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती है। उसकी हालत एकदम ऐसे हो जाती है जैसे उसने क्या देख लिया हो। मिष्टी ऐसा बिहेव इसीलिए करती है क्योंकि एकांश ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, वो पूरा नेक्ड था।
वॉशरूम के अंदर एकांश नियुक्त था, तभी तो वो सर्वेंट से टॉवल मांग रहा था, पर उसे कहाँ पता था बाहर मिष्टी है और वो इस तरह आकर उसके ऊपर गिर जाएगी। एकांश को बिना कपड़ों में देख मिष्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी और जैसे ही वो थोड़ी सेंस में आई वो यहाँ से गिरते पड़ते भागने लगी, पर तभी एकांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। मिष्टी का बैग एकांश की नेक चेस्ट से जा लगा। जो मिष्टी ने महसूस किया तो अपनी आंखों को भींच लेती है, साथ ही दबी हुई आवाज़ में बोली, एकांश मुझे जाने दो। एकांश मिष्टी के कान में अपनी हल्की सी वॉइस में बोला, जान, जब अब तुमने सब देख ही लिया है तो क्यों जा रही हो, मेरे पास ही रहो ना। एकांश की यह बात सुन मिष्टी फिर से दबी हुई आवाज़ में बोली, एकांश ये तुम क्या बोल रहे हो, और मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा जान तो लो, फिर अब देख लो। ये बात एकांश ने कही, वो आकर मिष्टी के सामने खड़ा हो गया। एक बार फिर ने एकांश को देख मिष्टी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अब पीछे हटने लगी, तभी एकांश ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया। एकांश भीगा हुआ था, फिर नेक्ड भी था। उसकी बॉडी को अपनी बॉडी में फील कर मिष्टी से सिहर से उठती है। वही एकांश मिष्टी के होठों की तरफ झुका और उसके होठों पर बुदबुदाता है, जान जो हो रहा है वो होने दो। एकांश की बात से मिष्टी की सांसें बढ़ सी जाती है। वही अब एकांश अपने होठ मिष्टी के होठों पर रख देता है और उसके होठों को पेशेंटली चूमने लगता है। मिष्टी के पूरे बदन में हलचल सी मच जाती है। खुद को संभालने के लिए मिष्टी एकांश की बाजू को कसकर पकड़ लेती है। एकांश मिष्टी के होठों को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, फिर मिष्टी को लेकर पहुंच जाता है शावर के नीचे, जहां एकांश तो पहले ही भीगा था, अब मिष्टी भी भीग जाती है। लेकिन भीगने के बाद भी उसका पूरा बदन तप रहा था। एकांश के होंठ अभी भी लगातार मिष्टी के होठों का रसपान कर रहे थे। साथ ही उसने मिष्टी का हाथ पकड़ा और उसे अपने चेस्ट पर रख दिए। फिर वो धीरे धीरे मिष्टी का हाथ अपनी चेस्ट से अपनी लोअर बॉडी की ओर लेकर जाने लगा। उसने मिष्टी के हाथ को अपने हार्ड पार्ट पे रख दिया। ये जब मिस्टी को एहसास हुआ तो वो तो डर ही जाती है। जो एकांश ने देखा तो मिस्टी के होठों को चूमते हुए ही बोला, डरो मत जान, कुछ नहीं होगा, और अब पीछे मत हटो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जान मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जान ये बातें बोल एकांश एक शिद्दत के साथ मिस्टी की आंखों में देखने लगता है। एकांश की तरफ उसकी हल्की नीली डीप आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, जो कि मिस्टी भी देख रही थी। कुछ पल मिस्टी एकांश की आंखों में देखती रही, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होंठ एकांश के होठों पर चलाने लगी। वो एकांश के होठों को शिद्दत से चूमने लगी, साथ ही धीरे धीरे उसके हाथ एकांश के हर पार्ट पर चलने लगे। मिष्टी आगे बढ़ती तो एकांश भी आगे बढ़ने लगा। उसके साथ मिष्टी की टॉप को उतारने लगे। उसने एक पल में मिष्टी के टॉप को उतार कर वहीं नीचे फर्श पर फेंक दिया। मिष्टी ने पिंक कलर की ब्रा पहनी थी, जो कि उसके दूधे से गोर बदन को और अट्रैक्टिव बना रही थी। मिष्टी को यूँ देख एकांश अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। वहीं दीवार पर मिष्टी को पिन कर देता है और अब वो मिष्टी के होठों को छोड़ उसके पूरे बदन को बेतहाशा चूमने लगता है। उसके होंठ काफ़ी डीप और पैशन तरीके से मिष्टी के नेक, शोल्डर, ईयर, क्लीवेज हर जगह चलने लगे। उसने अब मिष्टी की ब्रा भी उसके बदन से अलग कर दी। इस पल में मिष्टी को शर्म सी आ जाती है। वह अपने हाथ से खुद को छिपाने लगती है, पर तभी एकांश ने अपने होंठ उसके ब्रेस्ट पर रख दिए। उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर लेता है। मिष्टी के मुंह से एक आह निकल जाती है। एकांश मिष्टी की ये आवाज़ एकांश को और उत्तेजित कर देती है और मिष्टी के ब्रेस्ट को अपने हाथों में भरकर मसलने लगा, वहाँ पिंच करने लगा। ऐसे ही वो आगे बढ़ा और मिष्टी के पेट को चूमने लगा। मिष्टी के पेट पर चूमते हुए अपने हाथ को मिष्टी की निचली बॉडी के अंदर डालने लगा। जब मिष्टी को महसूस हुआ एकांश क्या कर रहा है तो एकांश के हाथ को पकड़ लेती है। मिष्टी के ऐसा करने पर एकांश मिष्टी के नेवल को शक करते हुए बोला, जान तुमने मुझे छू लिया है, अब मुझे भी खुद को छू लेने दो, मुझे और मत तड़पाओ। इसी बात के साथ एकांश ने मिष्टी के नेवल पर जोर से बाइट कर दिया। दर्द में मिष्टी ने एकांश का हाथ छोड़ दिया। तभी एकांश मिष्टी की निचली बॉडी के कपड़े के अंदर अपना हाथ डाल दिया। वो वहाँ मिस्टी के सेंसिटिव पार्ट को छूता है, साथ ही मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, सो सॉफ्ट जान। मिस्टी शर्म से लाल पड़ जाती है। वो अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेती है, साथ ही धीमी आवाज़ में बोली, आई इट्स जस्ट योर एकांश। मिस्टी की ये बात सुन एकांश ने अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा। एकांश की यूँ देखने से मिस्टी और शर्मा जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और मिस्टी का ये शर्माना देख एकांश मुस्कुरा देता है। फिर उसने मिस्टी के सेंसिटिव पार्ट पर अपने फिंगर प्रेस की और एक जुनूनी आवाज़ में बोला, यस दिस इज जस्ट माइन जान, यू आर माइन, योर एवरीथिंग इज माइन। एकांश के हर शब्द ने साबित कर दिया कि मिष्टी बस उसकी है। वही मिष्टी अब सिसकारियाँ ले रही थी, क्योंकि एकांश ने जो उसके साथ कर रहा था उससे उसको हल्का दर्द का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे मिष्टी का दर्द बढ़ता गया। वही एकांश आगे बढ़ता गया। उसने मिष्टी के नीचे के कपड़े भी उतार दिए, उसके पैर को चूमने लगा, फिर थाई, पर ऐसे ही मिष्टी पूरी मचल से उठती है। वह एकांश के बालों को
कस कर पकड़ लेती है और अपना सिर दीवार में टिका देती है। वहीं कांस ने बेचैन मिस्टी को संभालने के लिए उसकी कमर को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मिस्टी जब आ भरने लगती है तब जाके कांस ने उसके सेंसिटिव पार्ट से अपने होंठ उठाए और मिस्टी के चेहरे के सामने अपना चेहरा लाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जान आगे जो होगा डरना मत, थोड़ा सा पेन होगा, आई विल ट्राई टू बी जेंटल। एकांश की इन बातों पर मिस्टी ने उसे हग कर लिया। वही कांस ने मिस्टी के बालों को हल्की से चूम लिया और इसी के साथ उसने खुद के हार्ड पार्ट को मिस्टी के सेंसिटिव पार्ट में एडजस्ट किया। फिर एक झटके में उसकी बॉडी में एंटर कर गया। मिस्टी को तेज दर्द हुआ जिसके चलते वो अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लेती है और अपने नाखूनों को कस कर एकांश के बैक पर गड़ाने लगती है। एकांश को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मिस्टी में खो चुका था और उसके साथ काफी तीव्रता से इंटीमेट होने लगता है। कहने के लिए उसने कहा था कि वो जेंटल रहेगा, पर रियलिटी कुछ और ही थी। वो इतना डैडली मिस्टी के साथ इंटीमेट हो रहा था कि दर्द में मिस्टी खुद को रोने से रोक नहीं पाती। लेकिन जब दर्द कम हुआ तो फिर मिस्टी खुद को एकांश में खोने से रोक नहीं पाती। वो एकांश की बॉडी को चूमने लगी। वही एकांश उसके साथ इंटीमेट होता रहा। दो भीगे बदन आग की तरह जल उठते, जिसे सावर से नीचे गिर रहे ठंडा पानी भी बुझा नहीं पाया। दूसरी ओर वंश जिस शख्स के पीछे पड़ा था अब उसने उसे पकड़ लिया था और जैसे ही उसे उसने पकड़ा उसने उसे खुद से कसकर दबोच लिया था कि अब वो और ना भाग पाए। लेकिन वो शख्स अपनी पूरी ताकत लगाकर वंश से छूटने की कोशिश कर रही थी, साथ ही वंश को गुस्से से देख रही थी, मानो वंश को कच्चा खा जाएगी। उस शख्स के पीछे भागते भागते वंश थक चुका था और थकान की वजह से अब वो भी गुस्से में था। वो भी उस शख्स को गुस्से से घूरे जा रहा था। फिर अचानक उसने उस शख्स के बालों को कसकर अपने हाथों के पंजे में जकड़ा, उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वंश ने उस शख्स के होठों पर एक जोर का बाइट किया। रघुवंशी मेंशन मिस्टी और एकांश ने एक दूसरे को बेहद प्यार किया। वो तब रुके जब दोनों ही थक कर चूर हो जाते हैं। फिर एकांश ने खुद को साफ किया, मिष्टी को साफ किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम में आ गया। उसने मिस्टी को बेड पर बिठा दिया और उसे ब्लैंकेट से छिपाते हुए प्यार से बोला, जान तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। एकांश यहाँ से चला जाता है। वहीं एकांश के जाते ही मिस्टी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने खुद को अच्छी तरह ब्लैंकेट में छिपा लिया और एक डरी हुई आवाज़ में खुद में बोली, ये क्या हो गया मेरे और एकांश के बीच? अगर घर पर किसी को पता चल गया तो, और अगर भाई को पता चल गया तो? लास्ट की बात बोलते ही मिस्टी के चेहरे पर बेहद डर भरे भाव आ जाते हैं। मिस्टी और एकांश पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच बेहद प्यार रहा, पर दोनों एक दूसरे के इतने करीब कभी नहीं आए जितने आज वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। मिस्टी ने ना ही सोचा था आज वो और एकांश इस हद तक आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए प्यार में पहले तो वो बहक गई, पर अब जब होश आया तो वो डर रही थी। दूसरी ओर वंश ने उस शख्स के होठों पर एक जोर का बाइट किया, फिर वो उसके होठों पर बाइट करता जाता है। वंश के ऐसा करने पर उस शख्स को अपने होठों पर तेज दर्द होता है, जिसके चलते वो शांत हो जाती है। वंश से भागने की कोशिश छोड़ देती है, क्योंकि वो जितना वंश से भागने की कोशिश कर रही थी वंश उतना ही तेज उसके होठों पर बाइट कर रहा था। वो शख्स शांत पड़ गई तो अब वंश ने उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखता है। वो शख्स वंश से अपनी नज़रें चुरा लेती है। ऐसा लग रहा है वो अभी भी बस वंश से बचना चाहती है। उसका यूँ करता देख वंश ने उसकी कमर में अपने हाथों की कसन मजबूत की और थोड़े गुस्से भरी आवाज़ में बोला, क्यों भाग रही हो तुम मुझसे दूर नंदिनी? जैसा कि अब सब पहले ही चतुर चालाक लोग समझ गए थे कि वंश स्वीट हार्ट मतलब नंदिनी के पीछे भाग रहा था। वंश ने नंदिनी से सवाल किया, लेकिन नंदिनी अभी भी उससे अपनी नजरें चुरा रही थी। साथ वो फिर से वंश से दूर भागने की कोशिश करने लगती है। नंदिनी जो कर रही थी उससे वंश को अब बेहद गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाता है, नंदिनी स्टॉप इट एंड मेरी बात का जवाब दो। क्यों तुम मुझसे भाग रही हो? क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? अचानक से मेरी लाइफ में आई, फिर अचानक ही गायब हो गई। बस एक लेटर रख कर गई और कह दिया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये सब क्या है? जवाब दो नंदिनी। नंदिनी जब वंश को छोड़कर भागी थी तब वंश के दिमाग में यही सब सवाल आए थे, पर तब उसके सवाल के जवाब देने के लिए कोई नहीं था। पर अब जब नंदिनी उसके सामने थी तो उसने अपने सारे सवाल नंदिनी के सामने रख दिए। वंश के इतने सवालों पर नंदिनी जो उससे नजरें चुरा रही थी अब जाकर वो वंश के चेहरे की तरफ देखती है और बोली, मैं तुम्हारी लाइफ में अचानक नहीं आई थी वंश, और ना ही अचानक गई थी। नंदिनी की ये बात सुन वंश के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए। वहीं नंदिनी वंश के चेहरे की ये भाव देख उसका हाथ पकड़ती है और आगे बोली, चलो मेरे साथ। घंटे भर बाद नंदिनी और वंश एक घर के बाहर खड़े थे। घर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा खंडर टाइप था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो घर काफ़ी पुराना हो। ऐसे पुराने घर को देखकर वंश ने नंदिनी से सवाल किया, ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो?
वंश के इस सवाल पर नंदिनी ने कुछ नहीं कहा और बस वंश का हाथ पकड़े हुए उसे घर के अंदर ले गई। फिर उसी घर के एक कमरे में, जहाँ पूरे कमरे के दीवार पर एक लड़की की फोटो लगी हुई थी, जिसे देख नंदिनी के चेहरे का रंग हल्का उड़ गया, मानो उदास हो गई हो। और वही वंश के चेहरे पर सवाल ही सवाल थे, साथ ही वो थोड़ा हैरान भी था। उसने इन्हीं भाव से कहा, ये तो निसी है, इतनी सारी फोटो यहाँ क्या कर रही है? वंश ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि पूरे रूम में जिस लड़की की फोटो लगी थी वो निसी की थी। या यह कह सकते हैं उसका चेहरा निसी जैसा था। वंश ने जो बात कही जब वो नंदिनी के कानों में पड़ी तो वो एकदम से बोली, निसी नहीं, निशिता। निशिता राजपूत है, ये मेरी बहन, जिसे हमने 9 साल पहले एक हादसे में खो दिया था और जिसका चेहरा निसी से मिलता है। इन बातों को बोल नंदिनी चुप हो गई। वही वंश और हैरान था, उसकी तो नजर ही उन फोटो से नहीं हट रही थी। एक फोटो के काफी करीब किया और उसे बड़ी गौर से देखते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? वंश की ये बात सुन चुप पड़ी नंदिनी फिर से बोली, हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी आया था जब मैंने पहली बार निसी को देखा था, और यही वजह था कि मैं तुम्हारी लाइफ में आई। वैसे मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती थी, मुझे तो अपनी बहन मतलब निसी के पास जाना था, पर तुम्हारे भाई की वजह से उस तक पहुंच पाना मुश्किल था, इसीलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया। सब कुछ याद होते हुए भी कुछ याद न रहने का नाटक करने लगी। सोचा मैंने कुछ और था और हुआ कुछ और। जिसके साथ रहना चाहती थी वहाँ रह नहीं पाई, इसीलिए तुम्हारे साथ रहना पड़ा। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ रहने लगी और तुमसे निसी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो लड़की तो कोई और ही है, उसकी तो कहानी ही कुछ और है, उसकी तो पहचान ही कुछ और थी। वो तुम्हारे घर में बचपन से रहती थी, फिर वो मेरी बहन कैसे हो सकती है? क्योंकि हम तो राजस्थान में पले बड़े हैं। मुझे समझ आ गया वो मेरी बहन नहीं है, बस उसका चेहरा मेरी बहन जैसा है। इसलिए जैसे ही सारा सच मुझे समझ आ गया, मैंने उन सबसे पीछे आ जाना ही सही समझा और तुम्हारी लाइफ से चली गई। नंदिनी ने वो वजह बता दी जिसकी वजह से वो वंश की लाइफ में आई थी और फिर चली भी गई। वही नंदिनी की इन बातों को सुन अब वंश के चेहरे के भाव ऐसे थे, मतलब समझ पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। कुछ पल बाद अचानक ही वंश बोला, वो तो तुम प्लानिंग करके मेरी लाइफ में आई थी क्योंकि तुम्हें लगा निसी तुम्हारी बहन हो सकती है, पर ऐसा नहीं था, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई। बट मुझे यही समझ नहीं आया तुम गई क्यों? तुम मुझे ये सब पहले भी बता सकती थी। मुझे नहीं लगता ये बात इतनी बड़ी थी कि मैं तुम्हें समझता नहीं या फिर तुम्हें गलत समझता। वंश ने जैसे ये बात बोली उससे सुन अब नंदिनी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। नंदिनी का ये हाल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सोच रही थी उसकी वंश की लाइफ में आने की वजह जान वंश शायद उस पर गुस्सा करेगा, पर यहाँ वंश ने तो उस बात को ज़्यादा सीरियस ही नहीं लिया। यहाँ नंदिनी हैरान, वही वंश अब नंदिनी के पास आया और फिर से सवाल किया, क्यों क्यों गई तुम मुझे छोड़कर? क्यों कहाँ मैं तुम्हें नहीं ढूंढूं? अब के वंश के ये सवाल करने से नंदिनी नर्वस हो जाती है। वो फिर से वंश से नजरें चुराने लगती है, जैसे वो फिर से वंश से कुछ छिपा रही हो। नंदिनी खामोश थी और उसकी खामोशी वंश को गुस्सा दिलाने लगती है। वो अब गुस्से से बोला, नंदिनी बोलो, क्यों गई तुम मुझे छोड़कर? वंश के गुस्सा करने पर अब नंदिनी धीरे से बोली, वजह मैंने तुम्हें बता दिया है, सच में यही वजह है। ये बात वंश ने कही और वो नंदिनी के करीब जाता गया। वंश के ऐसे पास आने से नंदिनी उससे पीछे होने लगी, साथ ही बोली, हाँ यही वजह थी। एक और सवाल, मुझे छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? ये सवाल वंश ने किया, जिस पर नंदिनी ने फिर धीमी आवाज में कहा, क्या सोचती जब हमारे बीच कुछ था ही नहीं? नंदिनी की ये बात सुन वंश की भवें आपस में जुड़ गई। उसने अब नंदिनी का हाथ पकड़ा, उसे खुद से चिपका लिया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, क्या बोला तुमने? हमारे बीच कुछ नहीं था? लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा हमारे बीच क्या था। ये बात बोल वंश नंदिनी को किस करने को होता है, पर उसके होंठ नंदिनी के होठों को छूते उससे पहले नंदिनी उससे दूर हो जाती है और वो वंश को काफी जोर से धक्का देकर बोली, दूर हो जाओ तुम मुझसे। वंश, मैंने तुम्हें वजह बता दी, मैं क्यों तुम्हारी लाइफ में आई थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नंदिनी का बिहेवियर बहुत अजीब था। उसकी शायद अब भी यही कोशिश थी कि वंश उससे दूर चला जाए। नंदिनी का ये अजीब बिहेवियर वंश भी देख रहा था, मगर उसे लग रहा था नंदिनी बस उससे फिर से भगाने की सोच रही है, इसलिए उसे अब गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वो फिर से नंदिनी के पास गया। नंदिनी फिर से उससे दूर जाने लगती है। दोनों के बीच एक लड़ाई सी होने लगती है। तभी रूम के बाहर से एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ आती है, मम्मा मम्मा आप कहाँ हो? ये आवाज़ जब नंदिनी के कानों में पड़ी तो वो वंश से बेहद गुस्से में बोली, वंश प्लीज़ आओ यहाँ से, और जो हमारे बीच हुआ था भूल जाओ। नंदिनी वंश को जाने को कहा लेकिन वंश नहीं गया। उनकी लड़ाई जारी रहती है। कुछ पल बाद एक बहुत ही छोटा सा बच्चा, उसकी उम्र लगभग 9 साल रही होगी, वो उसी रूम में आया जहाँ पर वंश और नंदिनी झगड़ा कर रहे थे। बच्चे की नज़र नंदिनी पर पड़ी तो खिलखिला उठा और भागते हुए जाकर नंदिनी के पैरों से लिपटकर अपनी तोतली आवाज़ में बोलने लगा, मम्मा मम्मा आप कहाँ थी? मैंने तो आपको बहुत मिस किया मम्मा मम्मा। ये बच्चा मम्मा बोलते हुए नंदिनी से लिपट गया। वही वंश जो नंदिनी के पास था वो नंदिनी से दूर हो गया।
अब उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे, पर अगले ही पल उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई जब नंदिनी ने उसे अटकती हुई आवाज़ में कहा, वंश मैं शादीशुदा हूँ, एक ऐसी शादीशुदा लड़की जिसकी शादी के 3 महीने बाद ही किस्मत ने उससे उसके पति को छीन लिया। वंश मैं एक विधवा हूँ, एक विधवा जो कि एक बच्ची की माँ है। अब नंदिनी वंश के सामने अपना सिर झुका लेती है और आगे बोली, वंश मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी लाइफ में एक गलतफहमी के चलते आई और फिर तुम्हारे साथ वो सब भी किया जो गलत था। मैं किसी और की हूँ, ये जानते हुए भी मैं तुम्हारे पास आई और जब एहसास हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ तो तुमसे दूर भागने लगी। इसीलिए नहीं चाहती थी हम कभी दोबारा मिले। आई एम सॉरी। वंश को ये सब बातें बोल नंदिनी चुप हो गई, लेकिन वो अभी भी सिर झुकाकर खड़ी थी, मानो उसकी हिम्मत नहीं हो रही हो वंश से नजरें मिलाने की। वहीं वंश को बड़ा धक्का सा लगा हुआ था। उसकी नज़र तो नंदिनी से हट ही नहीं रही थी और ना ही उस बच्चे से, जो छोटा सा, क्यूट सा और बेहद मासूम था। उसका चेहरा बिल्कुल नंदिनी जैसा था, जिसे देख कोई शक नहीं था कि वह नंदिनी का बच्चा नहीं हो सकता है। और वंश भी देख रहा था। वंश एकटक इन दोनों को ही देखता रह गया। ना जाने अब उसके अंदर क्या चल रहा था। उसने नंदिनी से अब ना कोई सवाल किया, ना जवाब, बस खामोश रहा। फिर नंदिनी से नजरें फेर यहाँ से चला जाता है। जैसे ही वंश गया, नंदिनी जो सिर झुकाकर खड़ी थी, उसने जाते हुए वंश को देखा और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। जो उसके बच्चे ने देखा तो अपनी तोतली सी जुबान में बोला, मम्मा, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? नंदिनी ने अपने बच्चे के सवाल पर कुछ नहीं कहा, बल्कि वो अब उसको हक करके रोने लगी।